मॉर्निंग बच्चों। कल का चैप्टर हमें याद होगा कि हमने कल दो देशों के बारे में पढ़ा था, श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में, कि किस तरीके से दोनों ने ही कैसे सत्ता का बंटवारा किया और नहीं भी किया। श्रीलंका में नहीं किया तो क्या हाल हुआ, जहाँ सत्ता का बंटवारा हुआ बेल्जियम में तो वहाँ पर कैसे सफल रही वो नीति और लोग शांतिपूर्वक रह रहे हैं। आज हम देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदा होगा। हम ये देख सकते हैं कि सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरीके के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है ना, अलगाव की स्थिति नहीं पैदा होती, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा का ही रूप लेता है ना। हिंसा का और राजनीतिक अस्थिरता बन जाती है, फिर वहाँ पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, गृह युद्ध हो जाता है, खून खराबा होता है, तो राजनीति में भी अस्थिरता आ जाती है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए, यानी सत्ता को बनाए रखने के लिए सत्ता का बंटवारा ज़रूरी है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी यानी अल्पसंख्यकों पे थोपना वो गलत है ना। तो इससे देश की अखंडता पर प्रभाव पड़ सकता है। तो और कई बार क्या होता है कि जब हम सत्ता का बंटवारा नहीं करते तो बहुसंख्यकों के लिए भी वो खतरनाक है। जैसे श्रीलंका में ही देखें, अगर गृह युद्ध हुआ होगा तो क्या सिर्फ तमिल ही मारे गए होंगे? ऐसा नहीं है बेटा, सिर्फ तमिल ही नहीं मारे गए होंगे, वहाँ पर सिंहली भाषा बोलने वाले लोग भी मारे गए होंगे। तो खतरा दोनों ही पक्षों के लिए पैदा हो जाता है। तो इसलिए सत्ता का बंटवारा ज़रूरी है, पहली बात। दूसरा, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से चलें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। सभी, जैसे अब हमारे देश में इतने धर्मों के लोग रहते हैं, इतनी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अगर यहाँ पर जो मेजॉरिटी में जो बहुसंख्यक अगर उनका दबदबा हो जाए तो सोचो देश में क्या हालात पैदा हो जाएंगे ना। तो इसी प्रकार सत्ता का बंटवारा ज़रूरी है। इन्हीं दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपूरक कह सकते हैं और दूसरे को हम नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपूरक यानी समझदारी का तर्क कह सकते हैं और नैतिक तर्क यानी सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताया जाता है। इसमें कहानी है खलील की उलझन। ये अपने आप घर पर बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे कि इसकी क्या उलझन है खलील की। ये मैं नहीं बताऊंगी, तुम लोग खुद पढ़ोगे, तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे कि इसमें क्या है। अब हम देखेंगे सत्ता की, अभी हमने देखा दो देशों का देखा, फिर सत्ता की साझेदारी ज़रूरी क्यों है, कि इससे लोकतंत्र की ये आत्मा है और देश में अलगाव या टकराव की स्थिति खत्म हो जाती है, जहाँ पर हर भाषा के बहुत सारे भाषा या बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। तो सत्ता की साझेदारी वह ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी के रूप क्या क्या रूप है। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहला जो रूप है, अगर हम देखें तो पहले ऐसा माना जाता था कि एक ही व्यक्ति या एक ही ग्रुप, एक ही समूह का ही शासन होना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आते हैं उतना ही ज़्यादा सत्ता खराब होती है, उतना ही ज़्यादा ख़त्म हो जाती है, जो प्राइवेसी है या जो आज़ादी है वो ख़त्म हो जाती है और फैसले देर में लिए जाते हैं। हम लोकतंत्र के पाठ में पढ़ चुके हैं 9th क्लास में ना, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। सबको सम्मान दिया जाना चाहिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो। और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ बहुसंख्यक का ही ध्यान रखा जाए, अल्पसंख्यक का ध्यान ना रखा जाए। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन की को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती, वो बेस्ट लोकतंत्र होता है। ठीक है, इसमें अब हम देखेंगे आगे, इसके हम रूप देख रहे हैं कि क्या क्या रूप होते हैं। पहला रूप जो हमारे देश में भी अपनाया गया है, शासन के विभिन्न अंग जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हमको मालूम है ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसमें सत्ता का बंटवारा किया गया, यानी कार्यपालिका अपना काम करती है, विधायिका अपना काम करती है और न्यायपालिका अपना काम करती है। इससे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इसे हम कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण, जहाँ पर सत्ता
जाता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये कहलाता है सत्ता का क्षैतिज वितरण, जहाँ पर सत्ता को इन तीन में बांट दिया जाता है और ये तीनों अपना अपना काम करते हैं। कार्यपालिका का ये नहीं है कि विधायिका का काम करेगी या इनके काम में न्यायपालिका में दखल देगी, ऐसा नहीं है। कार्यपालिका अपना काम करेगी, विधायिका अपना काम करेगी और न्यायपालिका अपना काम करेगा। इस प्रकार से संतुलन बना रहेगा और देश में भी बना रहेगा। हम ये 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। आगे हम देखेंगे दूसरा पॉइंट है इसमें कि सत्ता का रूप देख रहे हैं। पहला रूप हमने देखा क्षैतिज वितरण, इन तीनों में बांट दिया गया। दूसरा हम देख रहे हैं कि जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्र के स्तर पर अलग अलग सरकार। जैसे हमारे देश में पूरे देश की एक सरकार है केंद्र सरकार, और क्षेत्रों की या प्रांतों की अलग सरकारें जो हमारे देश में कहलाती है राज्य सरकारें। तो इस तरीके से सत्ता का बंटवारा हो जाता है। राज्य सरकार अलग है, केंद्र सरकार अलग है, और हालांकि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अंडर ही आती है, लेकिन उनके अपने दायित्व हैं और केंद्र सरकार के अपने दायित्व हैं। इस प्रकार से भी सत्ता का बंटवारा हम जब करते हैं तो देश में शांति रहती है और देश में संतुलन बना रहता है, और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा होना जरूरी है। तीसरी बात है, सत्ता का बंटवारा कई बार विभिन्न सामाजिक समुदाय, भाषा या धर्म के आधार पर भी करना पड़ता है। जैसे बेल्जियम में हुआ भाषा के आधार पर, श्रीलंका में नहीं हुआ, तो वहाँ पर क्या हाल हुआ हमने देखा। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। जैसे हमारे देश में भी हुआ कि पहले था महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी सत्ता में, लेकिन अब हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए भी संसद में सीटें आरक्षित हैं, उनको दी जाती है अब सत्ता में, उनकी भी साझेदारी है। तो हम इसे सत्ता का बंटवारा नहीं कहेंगे, इसे सत्ता की साझेदारी कहेंगे कि पुरुषों के साथ कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं महिलाओं के लिए कि वो भी सत्ता में आ सकती है। तो तीन हमने देखे, पहला देखा क्षैतिज वितरण, तीनों में बंट गया। दूसरा हमने देखा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, और तीसरा हमने देखा कि सत्ता का बंटवारा कई बार भाषा, धर्म या लिंग के आधार पर भी सत्ता का बंटवारा होना ज़रूरी होता है ताकि देश में संतुलन बना रहे, सत्ता में एक संतुलन बना रहे। चौथा है, कई बार विभिन्न दबाव समूह और आंदोलन भी ज़रूरी होते हैं। दबाव समूह हम पढ़ेंगे और पढ़ चुके भी हैं। ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो सरकार के ऊपर, इनका काम सत्ता हासिल करना नहीं होता, लेकिन इनका काम होता है सरकार पर दबाव बनाना, प्रेशर बनाना। जैसे किसानों के दबाव समूह होते हैं, मजदूरों के दबाव समूह होते हैं, शिक्षकों के दबाव समूह है, वकीलों के, इस तरीके से, जिन्हें हम यूनियंस भी कह सकते हैं। इस तरीके से ये भी होते हैं, और ये भी सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प, और मतलब ये जो चुन के आती पार्टी उन पर अपना प्रेशर बनाते हैं ताकि सत्ता में एक संतुलन बना रहे। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में, फिर क्या होता है, चुनाव होता है तो एक से ज़्यादा विकल्प होना भी, एक तो दबाव समूह, फिर एक से ज़्यादा विकल्प होना चाहिए लोकतंत्र में, ताकि लोग अपनी मनपसंद सरकार को, जो उन्हें लगता है कि हाँ ये सरकार सही रहेगी, उस पार्टी को चुन सकें। तो ज़्यादा विकल्प होना चाहिए। तो पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती, कॉम्पिटिशन होता है ना, पार्टियों की ये आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। हम ये देखते हैं कि कई बार सत्ता की भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती हैं। इसलिए सत्ता का बंटवारा या सत्ता की साझेदारी बहुत ज़रूरी है। हमने देखा दो उदाहरण पहले, बेल्जियम और श्रीलंका के हमने देखे कैसे उनके देशों में हुआ। फिर हमने देखा कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। फिर हमने देखा सत्ता की साझेदारी के रूप, जैसे ये देखा हमने, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इस प्रकार से बंटवारा किया जाता है। फिर हमने देखा कि कई पार्टी या कई दल होने चाहिए, राजनीतिक दल, लोगों के पास ज़्यादा विकल्प होने चाहिए ताकि वो अपनी मनपसंद सरकार को चुनकर ला सके और सरकार उनके मुताबिक चल सके। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब ये नहीं है कि देश बंट गया या देश में टुकड़े हो गए, ऐसा नहीं है। देश में एक संतुलन बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ज़रूरी है। आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। अभी इस पर वर्कशीट डाल दी जाएगी, तुम लोग को काम कर लेना, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो इसी ग्रुप पर पूछना है। ऑफिशियल ग्रुप है, इसमें नॉनसेंस टॉक नहीं होगी, बार बार बोला जा रहा है, लूज टॉक नहीं होगी। ऐसा कोई भी बच्चा करेगा तो उसको
रिमूव कर दिया जाएगा इस ग्रुप से, ठीक है ना। और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। इस लेसन को एक बार फिर से पढ़ना ध्यान से, तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। खलील की उलझन इसमें एक स्टोरी दी है, वो ध्यान से पढ़ लेना, तो और चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इसके ऊपर आप लोगों के लिए वो डाल दूंगी, जो भी वर्कशीट है उसको कर लेंगे। नई कॉपी बनानी है, सिविक्स की कॉपी अलग बनानी है, ठीक है ना, वो बनानी है। और चैप्टर को दोबारा पढ़े, क्वेश्चन आंसर जो करेंगे उसको याद भी कर ले साथ के साथ, और हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।